नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ है हिंदी का आदि कवि कौन और आदि काल का आरंभ। हिंदी भाषा और साहित्य का यह सर्वाधिक विवादास्पद किंतु महत्वपूर्ण अध्याय है। परीक्षा चाहे कोई भी हो, प्रतियोगी हो या अकादमिक परीक्षा हो, प्रत्येक परीक्षा में इससे न्यूनतम एक प्रश्न अनिवार्य ही रहता है, चाहे वह प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो या टिप्पणी के रूप में हो या दीर्घ उत्तरीय हो, अवश्य ही एक प्रश्न रहता है। आज हम लोग इसका समाधान पाने का और साथ ही साथ पूर्व स्थापनाओं के या पूर्व प्रतिज्ञाओं के अनुसार हम लोग इसमें मौलिक लेखन कैसे किया जाएगा इस पर भी विचार करेंगे। तो हिंदी का आदि कवि कौन के विवाद के अनेक कारण हैं। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा कारण यह दिखता है कि भाषाविदों यानी कि भाषा विज्ञान के इतिहासकारों एवं साहित्य के इतिहासकारों के बीच तालमेल का अभाव रहा है। चूंकि भाषा के बारे में हम जानते हैं कि भाषा मनुष्य के वाग यंत्र से निकलती है। भाषा अर्जित संपत्ति है जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं और उस भाषा के माध्यम से ही समाज परस्पर जुड़ता है और समाज अपने समय की परिस्थितियों की और अपने साथ घटित घटनाओं की और अनुभवों को वह अपनी आने वाली पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए साहित्य का सहारा लेता है। और साहित्यकार के संबंध में यह धारणा है कि साहित्यकार अपने युग की, अपने समाज की और व्यवस्था की और व्यक्ति के चित्त की प्रवृत्तियों का अध्ययन करके उसे आगे की पीढ़ी को स्थानांतरित करता है। अब इस स्थानांतरण में वह अपनी भाषा को और अपने कथन को संप्रेषणीय, आकर्षक और कलात्मक बनाने के लिए भाषा के साथ छेड़छाड़ भी करता है, भाषा को तोड़ता मरोड़ता है। और जब उसके द्वारा भाषा के साथ यह खिलवाड़ बढ़ जाता है तब समाज का बुद्धिजीवी वर्ग उसको अनुशासित करने के लिए आगे आता है कि और विकृति बर्दाश्त नहीं है। फलतः व्याकरण का उदय होता है। इस प्रकार भाषा, समाज, भाषा, साहित्य और व्याकरण के बीच एक गहरा संबंध है। समाज भाषा का प्रयोग, भाषा के माध्यम से जो है साहित्य अगली पीढ़ी तक जो है विचारों को स्थानांतरित करने के लिए साहित्य में जब बहुत ज्यादा विकार आने लगता है तो उस विकारों से जो है मुक्ति के लिए जो है व्याकरण का जो है उदय होता है। और व्याकरण के साथ यह जो है मान्यता है कि व्याकरण के आने के साथ ही भाषा का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। अब हम लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास का अगर अध्ययन कर लेते हैं तो हिंदी का आदि कवि कौन है और आदिकाल का आरंभ कब से हुआ इसका जो है निर्णय करने में सहूलियत होगी। तो विश्वविख्यात है
कि विश्व की सबसे जो है उन्नत वैज्ञानिक और परिनिष्ठित भाषा संस्कृत है। संस्कृत का उद्भव 1500 बीसी के आसपास होता है और इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को लिखा जाता है और इसलिए ऋग्वेद के मंत्रों को अपौरुषेय अर्थात देवों के द्वारा, ऋषियों और मनीषियों के द्वारा दिया गया मंत्र माना जाता है। इसलिए संस्कृत का जो आदि रूप है उसको देववाणी संस्कृत के नाम से पुकारा गया, देववाणी संस्कृत। और मंत्रों के बारे में यह बताया गया कि ये मंत्र जो हैं बहुत ही पवित्र हैं और इन मंत्रों में एक अक्षर क्या अर्ध अक्षर का भी गलत उच्चारण या गलत प्रयोगकर्ता के नाश का कारण बन सकता है। इसलिए आम जन ने इस देववाणी संस्कृत से अपने आप को उसके गलत उच्चारण या गलत अभ्यास के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए एक अलग भाषा को गढ़ना शुरू किया जिसका नाम रखा गया लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय 1000 बीसी के आसपास माना जाता है और यह जो है भाषा 6ठी शताब्दी तक जो है बनी रहती है। 6ठी शताब्दी के बाद संस्कृत का स्थान प्राकृत लेती है। इसकी वजह अपने देश में 2 महान क्रांतिकारियों का आगमन होता है। वे हैं महात्मा बुद्ध और महावीर जैन। इन दोनों ने तद्युगीन यानी कि लौकिक संस्कृत के काल में अर्थात जिसको ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवादी समाज के द्वारा शेष वर्णों के लिए दी गई और की गई पाबंदियों और प्रतिबंधों के विरोध में महावीर और जो है बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया और जन सामान्य के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने जन भाषा का इस्तेमाल जो है शुरू किया और उस भाषा का नाम रखा गया प्राकृत। तो 600 ईस्वी के आसपास जो है प्राकृत आ जाती है और इस प्राकृत को पाली कहा गया। पाली प्राकृत वैसे जो है 1000 ईस्वी तक जो है चलते रहती है और 1000 ईस्वी तक इस तरीके से 1500 वर्ष तक जो है प्राकृत का जो है समय रहता है, चलता है। उस 1500 वर्षों के काल को 3 भाग में जो है बांट करके जो है अध्ययन किया जाता है। इसलिए पहले प्राकृत को जिसका जो है उद्भव 600 बीसी के आसपास हो रहा है उसको 3 कालखंडों में जो है बांट करके अध्ययन किया जाता है और नाम रखा जाता है प्राकृत प्रथम और प्राकृत द्वितीय और प्राकृत तृतीय। प्राकृत प्रथम को पाली कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने अपने संदेशों का
पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष से बाहर विशेषकर मध्य एशिया तक में पाली भाषा के माध्यम से अपने संदेशों को प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास किया। और पाली के उदय के साथ ही संस्कृत का जो है अवसान शुरू होता है। और उसी समय अष्टाध्यायी नामक जो है व्याकरण ग्रंथ की रचना पाणिनि जो करते हैं। और पाणिनि ने अपने व्याकरण में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को इतना जो है अनुशासित कर दिया कि जो देववाणी थी 6ठी शताब्दी BC तक आते आते उसको देवलोक की वाणी तक कह दिया गया। यानी कि इस समय तक वह जो है जन भाषा नहीं रही, मृत भाषा जो है बन जाती है। तो प्राकृत प्रथम का समय जिस 600 BC से ईसा के जो है आरंभ तक, 1st सेंचुरी AD तक जो है रहता है। अब इस प्राकृत के बाद चूंकि पहली शताब्दी के आसपास भी जो है अपने देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है और यवनों का जो है भारत में आगमन होता है। शक, हुण, कुषाण और कनिष्क जैसे यवनों का जो है भारत में जो है आगमन होता है। और प्राकृत प्रथम जिसे पाली कहा जाता है उसका स्थान प्राकृत द्वितीय लेती है। प्राकृत द्वितीय इसका समय रहता है 1st सेंचुरी AD से प्राकृत द्वितीय 1st सेंचुरी AD से 500 या 600, 500 भी कोई रखते हैं, कोई 600 AD तक रखते हैं, 500 या 600 AD तक। इसका नाम रखा जाता है साहित्यिक प्राकृत। यानी कि पहली जो है प्राकृत जो पाली कहलाती थी उसमें अधिकांश सांप्रदायिक अर्थात जो है बौद्ध साहित्य है। और इस साहित्य में प्राकृत द्वितीय में वो जो साहित्यिक प्राकृत यानी कि साहित्य की इसमें जो है रचना जो है पर्याप्त मात्रा में होने लगती है, इसलिए इसको साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। भाषा विज्ञान में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उस समय इस पर जो है विशेष प्रकाश डालेंगे। वैसे इसके जो है 5 रूप हैं संक्षेप में महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची आदि जो है इसके 5 रूप हैं। 500 या 600 AD तक आते आते इसका भी जो है रूप जो है विकृत होने लगता है और इसका स्थान जो है प्राकृत तृतीय लेती है, जिसको अपभ्रंश भी कहते हैं। और इस अपभ्रंश नाम जो है व्यंग के लिए जो है दिया गया कि भाषा जो है अपभ्रष्ट या विभ्रष्ट हो गई, इसलिए इसका नाम अपभ्रंश रखा जाएगा। यद्यपि अपभ्रंश शब्द की चर्चा पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी जो है किया है और अपभ्रंश का अर्थ उन्होंने यह लगाया है कि एक शब्द के अनेक जो है अर्थ होते हैं, एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा, यानी कि एक शब्द के जो अनेक रूप होते हैं उसमें से एक रूप जो होता है वह तत्सम का होता है और उसके अन्य रूप जो होते हैं वे जो है अपभ्रंश हैं। तो खैर उसमें हम लोग जो है आगे न बढ़ करके यहाँ पर आ जाते हैं कि 500 या 600 AD के आसपास अपभ्रंश का जो है उदय हो जाता है और इसका समय 1000 ईस्वी तक, और कुछ लोग जो है खींच करके इसको
1100 ईस्वी तक जो है ले जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि अपभ्रंश का समय 600 एडी से लेकर के 1000 या 1100 एडी तक अपभ्रंश का समय रहता है। और 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी के आसपास इसी अपभ्रंश की जो है गोद से हिंदी उपजती है या पनपती है। और 1000 ईस्वी के आसपास 1000 ईस्वी के आसपास यह जो है साहित्यिक भाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। तो अब तक हमने यही जो है पाया कि मुख्य रूप से 2 भाषाएं होती हैं। एक भाषा जो साहित्य की भाषा होती है और दूसरी भाषा जन भाषा होती है। वैसे ही अब साहित्यिक भाषा के भी जो है 2 रूप हैं। साहित्यिक भाषा के 2 रूप। साहित्यिक भाषा के 2 रूप होते हैं। एक को कहेंगे मुख्य और दूसरे को देश भाषा या जन भाषा या संबद्ध भाषा। तो 6ठी शताब्दी के आसपास अपभ्रंश साहित्य की मुख्य भाषा होती है और उसमें जो शब्द मिलते हैं मुख्य भाषा के मूल शब्द के अतिरिक्त या अलावे या उसके पर्याय रूप में उस रूप को संबद्ध या गौड़ भाषा के शब्द कहेंगे, न कि उसको मुख्य भाषा मान लेंगे। तो 600 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का काल जो है अपभ्रंश का काल है। और इस काल में जो भी रचनाएं मिल रही हैं उनकी जो है मुख्य भाषा अपभ्रंश है। अगर कोई दूसरी भाषा के शब्द उसमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि वह भाषा गौड़ भाषा है और उसका जो है प्रयोगकर्ता ने अपने कथन को चमत्कारिक बनाने के लिए, संप्रेषणीय बनाने के लिए, कलात्मक बनाने के लिए और जनसमाज में अपनी पैठ बनाने के लिए उन शब्दों का व्यवहार किया है। तब इस दृष्टि से अगर हम लोग जो है देखें कि हिंदी का आदि कवि कौन, तो इस संदर्भ में पहला नाम आता है जैन कवि पुंड्र का। पुंड्र या पुष्य, इनका समय है 613 ईस्वी और पुंड्र या पुष्य प्रथम कवि हैं, ऐसा दावा शिव सिंह सेंगर अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में करते हैं। किंतु यह भी कहते हैं कि इनकी कोई जो है स्वतंत्र कृति उपलब्ध नहीं है। बस इनके बारे में यही सूचना है कि ये अवंतीपुर के राजा के दरबारी थे और चारण कवि थे। जब इनका कोई लिखित ग्रंथ ही या कहीं कोई साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है, तब इनको हिंदी साहित्य का आदि कवि मान लिया जाए, यह उचित नहीं लगता मेरी दृष्टि में। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा आते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि स्वयंभू
पहले कवि हैं। ये अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में लिखते हैं और इनका समय 600 स्वयंभू, इनका समय है 693 ईस्वी। और इनके बारे में यह भी जो है कहते हैं कि ये अपभ्रंश के आदि कवि हैं। जब ये आदि कवि हैं और अपभ्रंश के, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रचना करते हैं उन रचनाओं की मुख्य भाषा अपभ्रंश है। और अगर जो है हिंदी के उसमें शब्द आए भी हैं तो वे शब्द आकर्षक बनाने के लिए या संप्रेषणीय बनाने के लिए, और इनकी रचना का नाम है पौमचरिव। पौमचरिव का मतलब होता है राम का चरित्र। पौम राम को जो है अपभ्रंश ग्रंथों में और जैन संप्रदाय में माना जाता है। तो चूंकि ये राम की जो है चर्चा किए हैं और राम भारत के जो है मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए और इसमें हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए हिंदी का आदि कवि जो है मान लिया जाए, यह जो है यह भी जो है उचित नहीं लगता है। पुष्य इसके बाद राहुल सांकृत्यायन अपने हिंदी काव्य धारा में जो निबंधों का संग्रह है उसमें ये सिद्ध संत सरहपाद को हिंदी का आदि कवि कहते हैं। सरहपाद, इनका समय है 791 ईस्वी के आसपास और ये इनकी रचना जो है उपलब्ध है उसका नाम है दोहाचर्या या दोहा कोश। दोहा कोश या दोहाचर्या, इसमें हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है और ये आज के का जो आधुनिक हिंदी का जो है उर्वर जो है क्षेत्र है या आर्य भाषा का जो क्षेत्र है वहीं इनका जो है कार्य क्षेत्र रहा था। और विशेष करके ये जो है भागलपुर से गया के बीच अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए दोहा नामक जो है छंद का जो है व्यवहार करते थे। इस दोहा छंद के कारण और मगही और भोजपुरी के शब्दों का दोहा कोश में प्रयोग करने के कारण इनको हिंदी साहित्य का आदि कवि माना जाता है। यद्यपि इन्होंने मुक्तक लिखा और उसमें प्रसंगवश जो है हिंदी के शब्द आए हैं, इसलिए इनको आदि कवि माना जाता है। और अधिकांश विद्वान इनके नाम को लेकर के सहमति दर्शाते हैं, यद्यपि इस नाम पर भी अनेकों को आपत्ति है। बावजूद परीक्षा में अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यही जो है कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हिंदी साहित्य के आदि कवि कौन है, तो सरहपाद जो है सरपाद वहां पर जो है सबसे महत्वपूर्ण और जो है प्रथम वरीयता का विकल्प होगा। स्वयंभू के बाद शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि देवसेन हिंदी के आदि कवि हैं। इनका समय 933 ईस्वी के आसपास है और इन्होंने श्रावकाचार नामक जो है ग्रंथ लिखा और उस श्रावकाचार में
श्रावकाचार्य में इन्होंने लगभग 250 जैन मुनियों के धार्मिक आचरण और उनके विधि विधानों का ब्यौरा या विवरण दिया है। और इसमें तद्जुगीन समाज में प्रचलित हिंदी के शब्दों का भी यत्र तत्र के साथ साथ एक तरह से अन्य की अपेक्षा बहुलता में प्रयोग किया है, इसलिए इनको हिंदी का आदि कवि माना जाए, ऐसी मान्यता शुक्ल जी की है। बावजूद इस मत को प्रशंसा नहीं मिली और यह जो है स्वीकार नहीं हो पाया। उसके बाद मिश्र बंधुओं का स्थान आता है और मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में यह जो है कहा कि जो है हिंदी के आदि कवि पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत एक कहन कर रहे हैं मिश्र बंधु, और पुष्पदंत ने जो रचना की उसका नाम है महापुराण। और महापुराण में जैनियों के सभी तीर्थंकरों का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया गया है, जैनियों का जीवन वृत्त। और इनका काल जो है 965 ईस्वी के आसपास, 965 ईस्वी के आसपास है। पुष्पदंत के बारे में यह भी जो है मान्यता है कि ये अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं और अपभ्रंश भाषा के व्यास हैं। साथ ही साथ इनको हिंदी का भवभूति भी जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर विरोधाभास एक ही रचनाकार के कथन में जो है विरोधाभास, एक तरफ ये अपभ्रंश के महाकवि कालिदास भी हो जाते हैं और जो है व्यास भी हैं, और दूसरी तरफ ये हिंदी के भवभूति भी कैसे हो सकते हैं। यानी कि जो है एक रचना महापुराण में ये जो है हिंदी के भी महत्वपूर्ण कवि हो जाते हैं और जो है अपभ्रंश के तो जो है आदि कवि जैसी उपाधि से भी भूषित होते हैं। विरोधाभास है, इसलिए इनको भी जो है मान्यता नहीं मिल पाई। इसके बाद गुलेरी जी आते हैं और गुलेरी जी ने हिंदी इनके बाद नाम आता है राजा मुंज का। राजा मुंज ने मुंज रास की रचना की। मुंज रास की रचना की और इनका समय 973 ईस्वी के आसपास आता है। मुंज रास 973 ईस्वी के आसपास राजा मुंज का नाम आता है। राजा मुंज ऐतिहासिक राजा हैं। इनके जो है पूर्वज राजा शियक राष्ट्रकूटों के सामंत थे, और जब राष्ट्रकूट जब कमजोर पड़े तो वहां से जो है निकल करके इन्होंने धार में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और राजा मुंज साहित्यकार तो थे ही, साथ ही साथ उनके पूरे परिवार में साहित्यकारों की एक जो है सुदीर्घ परंपरा जो है चली थी।
इन्हीं के जो है भाई हुए राजा भरथरी, जिन्होंने जो है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक लिखा था। सारंगधर हुए, इन्हीं के जो है भतीजा थे राजा भोज। वो राजा भोज जिनके बारे में कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की जो है कहावत भी जो है लोक प्रसिद्ध है। और इन्हीं के वंश परंपरा में आए थे मेरुतुंग, जिन्होंने जो है प्रबंध चिंतामणि की जो है रचना की। तो राजा मुंज के मुंज रास को गुलेरी जी हिंदी की जो है आरंभिक रचना मानते हैं और राजा मुंज को हिंदी का आदि कवि मानते हैं, यद्यपि यह मत जो है लोकप्रिय नहीं हो पाया। राजा मुंज के पास बाद जो है गोरखनाथ का नाम आता है। गोरखनाथ, और गोरखनाथ ने जो है गोरखवाणी की रचना की। और इनके जो है समय को लेकर के विवाद है। कोई इनका समय 9वीं शताब्दी के आसपास जो है 847 ईस्वी के आसपास रखते हैं, तो कोई इनको खींच करके 11वीं से लेकर के जो है 13वीं शताब्दी तक जो है लेकर के जाते हैं। और गोरखनाथ को 9वीं से 13वीं तक इनका काल जो है लेकर के ले जाया जाता है, इनकी रचना गोरखवाणी को लेकर के। चूँकि गोरखवाणी में बाद के जो है संतों की जो है वाणियों को जो है संकलित किया गया है। और गोरखनाथ बड़े ही जो है क्रांतिकारी योगी हुए, और इन्होंने योग जो है जगाया कि ऐसा हुआ कि मान्यता ये भी है कि गोरख जगायो जोग अब भगति भगायो लोग। ये इतने जो है बड़े क्रांतिकारी और समाज सुधारक हुए थे कि इन्होंने, इनके कारण इनके गुरु मच्छंदर नाथ को भी जो है पलायन करना पड़ा था। जाग मच्छंदर गोरख आया। तो गोरखवाणी को आदि रचना या आरंभिक रचना मानने का आग्रह करते हैं, और वे हैं माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र एवं जयदेव सिंह। भगीरथ मिश्र एवं जयदेव सिंह। गोरखनाथ के बाद जो है अब्दुल रहमान को आदि कवि मानने का आग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान का जो है समय 12वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1143 ईस्वी के आसपास जो है माना जाता है। और इनकी रचना संदेश रासक, जो एक विरह काव्य है जिसमें राजकुमारी के जो है अतिशय विरह का वर्णन है, और यह जो है रचना जो हिंदी भाषा है उसका जो है एक तरह से सर्वाधिक परिष्कृत रूप का इसमें जो है प्रयोग हुआ है। और इनको आरंभिक कवि मानने का आग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अब्दुल रहमान के बाद शालिभद्र सूरी का नाम जो है आदि कवियों में, शालिभद्र सूरी का नाम सुझाया है गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में। और इनका काल वे रखते हैं 1184 ईस्वी के आसपास। ये गणपति चंद्र गुप्त, और इनकी रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। महत्वपूर्ण रचना है बाहुबली रास। इसमें ऋषभदेव
कि दो पुत्र भरत और बाहुबली के बीच के हुए संघर्षों का जो है वर्णन है और इसको जो है रास माना गया। इसी रास के आधार पर चूंकि आदिकाल की मुख्य प्रवृत्ति में रासो ग्रंथ की परंपरा एक मुख्य प्रवृत्ति मानी जाती है, तो इस रास को आधार बना करके गणपति चंद्रगुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी को हिंदी का कवि माना। यद्यपि ये जो है पूरी भरतेश्वर बली बाहु रास में हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विशेष करके औहठ के शब्दों का बाहुल्य में प्रयोग हुआ है, मगर पहले तो ये जो है किसी पंथ या संप्रदाय से जो है प्रस्तुत से प्रेरित रचना है, और दूसरे इसमें हिंदी सहयोगी भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई है, इसलिए इनको जो है वो ख्याति नहीं मिल पाई और इनको भी यह भी जो है मत लोकप्रिय नहीं हो पाया। उसके बाद नाम आता है विद्यापति का। एकमात्र विद्यापति ही वैसे जो है कवि हुए जिनकी जो है जो भी रचना मिली है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और जो है पदावली, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका तो अपभ्रंश की रचना है जिसको पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, मगर पदावली इनकी जो है वह पूरी तरह से हिंदी की जो है उपबोली मैथिली की जो है रचना है। और शुक्ल जी और श्याम सुंदर दास की जो है ये मान्यता रही है कि उसी ग्रंथ को हिंदी का आदि ग्रंथ मानेंगे और उसी कवि को हिंदी का आदि कवि मानेंगे जिसकी जो है रचना पूर्णता में देश भाषा अर्थात जो है हिंदी में जो है रची गई हो। तो इनकी रचना विद्यापति पदावली पूरी तरह से हिंदी की रचना है, इसलिए इनको हिंदी का आदि कवि मान करके आदि काल का आरंभ ही, समय इसका दे दिया जाए 1360 से 1448 तक इनका काल रहा है, 1448। तो इसी आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, नागेंद्र आदि जो है तर्क देते हैं कि क्यों नहीं विद्यापति से ही हिंदी साहित्य के आदि काल का आरंभ मान लिया जाए, क्योंकि विद्यापति से पहले की जो रचनाएं उपलब्ध हैं और जो रचनाकार उपलब्ध हैं, तो उन रचनाकारों की जो है भाषा, मुख्य भाषा हिंदी नहीं है, सहयोगी भाषा है। और साथ ही जो रचनाएं आई हैं उनमें भाषाओं की जो है खिचड़ी है। यही नहीं, उनकी प्रामाणिकता भी संदेहास्पद है। तो रचनाओं में बहुत ही छेपक अंश हैं। छेपक उस भाग को कहते हैं जिसमें कोई दूसरा गौड़ जो है रचनाकार अपनी रचना को भी एक प्रमुख रचना या के साथ जो है जोड़ देता है, उसको जो है छेपक कहते हैं। तो छेपक अंश ज़्यादा हैं, तो प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता, धार्मिकता, अधार्मिकता, देश भाषा, वंश भाषा के पचड़े से क्यों नहीं जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल को मुक्त रखते हुए हिंदी साहित्य का आदिकाल विद्यापति से ही मान लिया जाए। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे जो है कैसे प्रश्न आएगा उस पर भी जो है हम लोग जो है विचार करेंगे। तो अब हिंदी का इतने जो है यही जो है मुख्य रूप से जो है 10 कवियों का जो है नाम आता है आदि कवि के रूप में। अब जो है हम लोग जो है मौलिक लेखन
के संदर्भ में जो है सोचें कि कैसे मौलिक लेखन होगा और कैसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सामान्यतः जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई 4 जो है नाम दे दिया जाएगा और उसमें से जो है कौन जो है हिंदी का आदि कवि है। तो ध्यान रखेंगे कि 4 या 5 विकल्प होगा, तो जो है इसमें से जो है 5 इसी में से नहीं रहेंगे, क्योंकि यह विवादास्पद है, प्रश्न जो है कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए कोई एक ही रहेगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 4 या 5, कहीं 4 विकल्प रहता है, कहीं 5 विकल्प रहता है। तो 4 या 5 विकल्प अगर रहे तो 4 और 5 का नाम जो है दे देता है, तो उस स्थिति में प्रश्न जो है इस प्रकार से आएगा कि इनको कालक्रम के आधार पर जो है सजाएं। या तीसरा जो है प्रश्न आ सकता है कि इसमें से कौन हिंदी का आदि कवि नहीं है। तो अगर 5 का है, 5 विकल्प उसमें दिए गए हैं, तो 4 इसी में से जो है रहेगा, एक कोई अन्य नाम होगा। अब आ जाएं हम लोग जो है मौलिक लेखन के संदर्भ में। तो मौलिक लेखन के संदर्भ में यह जो है श्याम सुंदर दास जी के जो है हम लोग के स्टेटमेंट्स को हमने देखा कि जिसकी रचना जो है पूर्णतया देश भाषा में हो और पूरी रचना देश भाषा में की गई हो, उसी को आदि काव्य हम और आदि काव्य हिंदी का मानेंगे, और उस रचनाकार को आदि रचनाकार या आदि कवि मानेंगे। तो और शुक्ल जी को की कसौटी को अगर रखें तो जो धर्म के प्रचारक हैं या जिनकी रचना धर्म से संबंधित है, उनको हम हिंदी का कवि नहीं मानेंगे। तो उस दृष्टि से जब पुष्य की जो है कोई पुष्य या पुंड्र की कोई रचना ही उपलब्ध नहीं, इनका एक दूसरा नाम पुंड्र भी है, पुष्य या पुंड्र की कोई रचना ही उपलब्ध नहीं है, तो जो है हवा में जो है इनको जो है आदि कवि कैसे मान ले। स्वयंभू पूरी तरह से ये जो है जैन जो है कवि हैं, इनकी जो है मुख्य भाषा जो है अपभ्रंश है, और अपभ्रंश है, इसलिए ये हिंदी के आदि कवि नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जो है सरहपाद, इन्होंने जो है जो दोहा कोश लिखा, और सरहपाद चूंकि इसी जो है हिंदी पट्टी के जो है केंद्र में इनका जो है कार्य क्षेत्र भी रहा, और जनसामान्य से जुड़ने के लिए इन्होंने जनभाषा का जो है बहुलता में जो है प्रयोग किया। चूँकि दोहा छोटा छोटा ही होता है, 2 चरण का होता है, तो दोहा में अगर जो है 24 जो है मात्राएं होती है, 24 मात्राओं का मतलब हुआ कि जो है कुल मिलाकर के ह्रस्व दीर्घ अगर पूरा का पूरा ह्रस्व हो तो जो है 24 जो है वर्ण होंगे, अगर जो है सब जो है दीर्घ हो जाए तो 12 वर्ण होंगे। तो और उसमें शब्द जो है अगर आधे अधूरे आधे शब्द भी आ जाए तो वह जो है एक पूरी रचना के आधार पर जो है मान सकते हैं कि उसमें जो है बहुलता में प्रयोग हुआ है। तो चूंकि जनभाषा का अधिक मात्रा में इन्होंने जो है प्रयोग किया, चूंकि दोहा ही है, छोटा छोटा है, तो उसमें इनका जो है हक बनता है कि ये आदि कवि माने जाएं, और अधिकांश जो है विद्वान सरहपाद को हिंदी का आदि कवि मानते हैं। श्रावकाचार्य जो ऐसे ही देवसेना के का जो है श्रावकाचार्य अपभ्रंश की रचना है, ये जो है जैन धर्म के प्रचारक हैं। पुष्पदंत ने जो है जैन धर्म का ही प्रचार ही किया है, और इनकी रचना महापुराण, और ये जो है अपभ्रंश के आदि कवि वाल्मीकि माने जाते हैं। तो हिंदी के भवभूति कैसे हो गए, इसलिए इनके नाम को भी स्वीकृति नहीं मिली। राजा मुंज लिखे कम लिखवाए ज़्यादा, मगर जो लिखा गया इनके जो है दरबार में और काल में वह अपभ्रंश और संस्कृत भाषा का जो है ग्रंथ रहा, इसलिए इनके जो है के नाम को भी जो है मानने में जो है लोगों ने जो है आपत्ति दिखाई। और गोरखनाथ के संदर्भ में तो ये जो है पूरी तरह जो है ये इतने जो है उग्रवादी एक तरह से जो है रहे कि अपने गुरु को ही जो है इन्होंने जो है तड़ीपार जो है कर दिया। अब्दुल रहमान
की रचना संदेश राशक हिंदी के जो है लगभग पूरी तरह जो है हिंदी की है। इसमें अन्य अरबी फारसी के शब्द भी आए हैं मगर अल्प मात्रा में आए हैं, अधिकांश हिंदी ही है मगर ये जो है बहुत देर में आते हैं, इसलिए आदि कवि इनको तो जो है नहीं मान सकते हैं। शालिभद्र सूरी वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं और जो है वैज्ञानिकता की कसौटी पर, चूँकि भरतेश्वर बाहुबली रास एक तरह से पूरी तरह जो है अपभ्रंश की रचना है और जैन परंपरा के जो है का प्रचार ग्रंथ है, इसलिए इनको भी जो है नहीं माना जा सकता है। और अगर जो है आदिकाल का आरंभ विद्यापति से जो है मान लिया जाता है और पूरी की पूरी रचना को अगर जो है देश भाषा की रचना के आधार पर ही अगर जो है कवि आदि कवि का और आदि रचना का जो है निर्णय करना हो तो उस स्थिति में विद्यापति बुरे नहीं ठहरते, ये हिंदी के आदि कवि हो जाएंगे जिनकी मुकम्मल रचना और पूरी तरह प्रमाणिक रचना विद्यापति पदावली की मूल भाषा और मुख्य भाषा मैथिली है, जो हिंदी की ही उपभाषा है, उसकी सहेली है, सखी भाषा है, तो इनको भी जो है आदि कवि माना जा सकता है। इस प्रकार अब जो है आ जाए मौलिक लेखन के संदर्भ में, तो इस पर जो है विचार करने के बाद हम लोग श्याम सुंदरदास और शुक्ल जी की कसौटी पर जो है रखते हुए ध्यान दें कि एक ऐतिहासिक राजा अपने देश में हुए जिनका नाम है खुमान। और खुमान जो है खुमान के जस और जौहर का और उनके शौर्य का जो है वर्णन दलपति विजय नामक चारण कवि ने खुमान रासो खुमान रासो मित्रन खुमान रासो जिसकी रचना दलपत विजय ने की है। और इस रचना को अनैतिहासिक और अप्रमाणिक माना गया है, क्योंकि इसमें 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक की जो है घटनाओं का वर्णन है और उसमें बहुत सारे जो है क्षेपक अंश हैं। खैर, एक सूत्र है अष्टाध्यायी का ही, अदर्शनम लोप, अर्थात जो दर्शन नहीं दे रहा है या दिखाई दे नहीं दे रहा है उसकी लोप संज्ञा होती है। लोप है, लुप्त है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व है मगर वह जो है अदर्शनीय है, इसीलिए अदर्शनम लोप है। तो खुमान रासो अदर्शनीय नहीं है। ये जो है भारतीय इतिहास के हर्षवर्धन के बाद के सबसे जो है प्रतापी, अग्रसोची और दूरदृष्टा राजा हैं और इनका जो है भारतीय इतिहास में बहुत ही अमूल्य योगदान है। अगर ये खुमान नहीं होते तो भारत 12वीं शताब्दी में आकर के जो है 1206 में मुसलमानी शासन में आया। अगर ये खुमान नहीं होते तो भारत में जो है 813 से 833 ईस्वी के बीच में ही जो है इस्लाम आ गया होता और
वो क्या स्थिति होती उसकी हम लोग जो है कल्पना कर सकते थे, जब कि उस समय मुसलमान कुरान के साथ साथ जो है तलवार लेकर के चलते थे, कुरान की आयतें कम पढ़ाते थे, तलवार ज़्यादा चलाते थे। तो भारत में जो है, भारत को उस जो है आतंक से बचाने का प्रयास जो है खुमान ने जो है किया। और खुमान का समय है 813 से 833, जब इन्होंने अब्बासी खलीफा के सेनापति अल मामून से संघर्ष के लिए देश के 200 राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेज करके संघर्ष के लिए आह्वान किया था। 200 तो नहीं आए, 40 जो है राजा इनके नेतृत्व में अल मामून से लड़ाई किए और अल मामून को इस कदर जो है बुरी तरह से परास्त किए कि अगले 200 वर्षों तक, लगभग 350 वर्ष तक मुसलमान जो है भारत की ओर जो है रुख नहीं करते हैं। महमूद गजनवी 1000 में आते हैं, मगर जो है भारत में घुसते हैं, लूटते हैं, भाग जाते हैं, स्थापित नहीं कर पाते हैं। मगर जो है महमूद गोरी आता है और जो है भारत पर जो है विजय प्राप्त कर लेता है। कारण राजाओं की आपसी जो है फूट और बैर, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के घात को आप लोग जो है जानते होंगे। तो ये राजा हैं और इनकी रचना है, राजा हैं और इनकी रचना है, जिसके रचनाकार दलपति विजय हैं। चूंकि ये चारण हैं और चारणों का ये जो है एक तरह से जो है उस समय के जो है का पुश्तैनी पेशा होता था, राजाओं की प्रशंसा करके कुछ उपहार जो है प्राप्त करना। तो दलपति विजय ने खुमान की जो है का चारण गान किया। उसके बाद ऐसा होता था कि चारण अपने इस पुश्तैनी जो है पेशे को आगे तक ले जाने के लिए अपनी रचना और अपनी कृति को अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंप देते थे, और वह योग्य उत्तराधिकारी अन्य राजकुमारों के जीवन का जो है चारण करता था, उनका यशोगान करता था अतिशयोक्ति परक, और फिर वह आगे दे देता था। इस भांति पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें जो है संशोधन होते जाता था। तो संशोधन हो गया तो इसलिए उसको जो है अप्रमाणिक और अनैतिहासिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं लगता है। अगर खुमान है तो खुमान रासो भी है। अब अलग बात है कि उसमें छेपक अंश ज्यादा है, इसलिए अगर पूर्णता, प्रामाणिकता और जो है भाषा को आधार बनाया जाए तो खुमान रासो के रचनाकार दलपत विजय को भी हिंदी का आदि कवि मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुमान रासो हिंदी की जो है सहयोगी जो है भाषा या सहेली भाषा राजस्थानी जो है भाषा में लिखी गई रचना है। इस भांति इनको भी उस श्रेणी में रखने का हमारे पास जो है मौका है, या मौलिक लेखन में जो है अपनी मौलिकता जो है ठोक देने का जो है मौका है। इसका लाभ आप लोग जो है ले सकते हैं। वैसे हिंदी साहित्य का आदि कवि कौन को लेकर के सर्वाधिक मत जो है सरहपाद के पल्ले में जाता है। अगर एक क्वेश्चन आए, सिर्फ एक ही,
तो उसमें सरहपाद को जो है स्थान देंगे। बस जो है आज एक क्लास में जो है इतना ही, मगर एक निवेदन यह कि चूँकि ये मेरे आरंभिक प्रयास हैं, बहुत सारी जो है त्रुटियां हो सकती है। विषय को जो है विषय की प्रस्तुति में कहीं जो है आरोह अवरोह में फर्क आ सकता है। अगर आप जो है कमेंट्स करते हैं, नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अगर मुझे जो है सूचित करते हैं, सुझाव देते हैं, तो उसका जो है बहुत स्वागत रहेगा और उसके लिए मैं आपके प्रति आभारी भी रहूँगा। और मेरा मनोबल बढ़े इसलिए इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी जो है कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अगले वीडियो को और ज़्यादा जो है संतुलित और विषय वस्तु से पूरित और उसमें पर्याप्त सामग्रियों के साथ मैं आपके समक्ष नया वीडियो मैं ला सकूं। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, आभार।